जस्ट रिकैप, हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दैट इज समेशन ऑफ mi(xi) upon summation of mi. Kusi will discuss it at the last. And y coordinate of center of mass will be summation of mi(yi) upon summation of mi. सर मुझे जो एग्जाम हुआ था विल्फ्रेड का वो अभी तक मिला नहीं है। किसे? मुझे तरुण मुझे भी नहीं मिला सर, फिजिक्स का नहीं। मेरे को भी नहीं मिला। ओके, अरे तुम लोगों का कॉपी अपलोड नहीं हुआ, पता नहीं, आलोक सर चेक किया, ठीक है वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ओके। और हम लोग एक और चीज देखे थे, फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो था वो था इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, और इस पर हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। तो इसी को आगे प्रोसीड करते हुए एक ये क्वेश्चन ट्राई करो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, अगर ये क्वेश्चन कर लिए होंगे तो बताना। एक डिस्क में से, इस डिस्क का मास m है, नहीं अथर्व, हाफ डिस्क नहीं है। इस डिस्क में से मैंने ये वाला पोर्शन कट आउट कर दिया। एक डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। तो बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग? सर ये डिट्टो ये क्वेश्चन अनअकैडमी के कॉम्बैट में आया था। अच्छा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहीं का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक डिस्क था ऑफ मास m रेडियस r, उसमें से मैंने एक डिस्क ऑफ रेडियस r/2 कट आउट कर दिया। तो बताना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर पार्थ नहीं, r/8 नहीं आएगा। कैसे प्रोसीड करेंगे पार्थ? हाँ पार्थ, कैसे प्रोसीड करेंगे? सर हमें पूरे का मास पता है, तो वो हम जो r/2 निकाला है उसका मास हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? सर टोटल m/4। m/4, ठीक है। अब उसके बाद सर अब अगर हमने राइट से m/4 निकाल दिया तो हाँ, जैसे सेकंड सर ये m/4 सबको समझ में आया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि πr², जो पूरा इंटायर डिस्क है उसका एरिया है πr², इसका मास है m। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एरिया मास डेंसिटी इज मास अपॉन एरिया। सिग्मा हम लोग का ये आ गया। तो ये जो कट आउट किया है, जो पोर्शन हमने कट आउट किया है, मास ऑफ कट आउट क्या होगा? कट आउट दैट इज सिग्मा इनटू πr²/4, तो ये आ जाएगा m/4। ठीक है खुशी, ये मुझे डिस्कस करना था, मैं भूल ही गया। हाँ, ये तो सबको फील आ रहा है ना कि सेंटर ऑफ मास जहां जो भी होगा
वो इस लाइन पे लाई करेगा, हाँ या ना, ब्लैक वाले पे। आइडेंटिकल सिचुएशन है ऊपर और नीचे, तो सेंटर ऑफ मास कहीं और किधर होगा, इस साइड ब्लू डॉट की तरफ या फिर रेड डॉट की तरफ? सर ब्लू डॉट। ब्लू डॉट की तरफ, ये सब सबको फील आ रहा है। अब ये मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है क्या सेंटर ऑफ मास का? नहीं सर, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। 0। सर -4/6 है क्या? हाँ सही है प्रतीक्षा। ओके प्रतीक्षा, कैसे किया? सर मैंने उसका मतलब पाई आर स्क्वायर लिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 किया एंड देन सिग्मा ए आई एक्स आई अपन ए आई इंटीग्रेट कर दिया दोनों के लिए, एक्स एंड वाई के लिए। ओके, काफी लंबा काम किया। और भी कुछ कर सकते थे प्रतीक्षा, वेट देखते हैं। तो एक यहाँ पर एक है, तो तुम लोग का एनसीईआरटी वाला तरीका है, वो तुम एक बार एनसीईआरटी में देखना, जब नॉर्मल तरीका है। मैं तुम लोगों को थोड़ा, चलो दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। पहला इजी वाला, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या कि ये पूरा डिस्क है मेरे पास ऑफ रेडियस r, उसमें से मैंने एक r/2 रेडियस वाला डिस्क माइनस किया है। तो हम लोग इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो मेरे पास जो पूरा सिस्टम है, वो एक डिस्क है m मास का ऑफ रेडियस r। उस पे मैंने यहाँ पे जो था उसके ऊपर मैं एक निगेटिव मास m/4 ऑफ रेडियस r/2 यहाँ पर प्लेस कर दिया हूँ। ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्या? सर ये हम पूरे राइट साइड को m/2 भी ले सकते m/2 कैसे लिख सकते हैं? हैं, m/4 सॉरी, पूरे अच्छा राइट। पूरे लेफ्ट साइड, हाँ वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका तुमको सेंटर ऑफ मास नहीं पता है ना, फिर पूरे राइट साइड का m/4 जो तुम ले रहे हो, ये जो पोर्शन तुम ले रहे हो, तुमको इसका सेंटर ऑफ मास पता है क्या, इस पोर्शन का? पार्थ, सर हम उसको इवन मास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना m/4 पूरे में, पूरे में दो कैसे डिस्ट्रीब्यूट मास कर दोगे? डेंसिटी अलग हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो समेशन ऑफ mi(xi) है। तुम मास को तो चेंज नहीं किया, लेकिन उसके पोजीशन को चेंज कर दोगे ना, तो फिर हम लोग ऐसा गलत हो जाएगा ना, ये हमारा पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हो तुम? जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन का भी फंक्शन है ना, ये समझ में आया पार्थ? हाँ सर। ठीक है, तो देखो जो इजीएस्ट मेथड है दिस, वो ये वाला है कि हम लोग ऐसा एज्यूम कर ले कि हमारे पास एक टोटल मास m है और उसके ऊपर मैंने एक m/4 का निगेटिव मास डाल दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव मास। तो देखो, तो हम लोग का वही सिस्टम, वही रिमेनिंग फिगर बच जाएगा क्या? अगर हम लोग m/4 का निगेटिव मास यहाँ डाल दें, तो क्या यही बन गया हम लोग का रिमेनिंग फिगर, हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो हमारे पास दो है, एक है पूरा बड़ा सा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, जो पूरा बड़ा सा है उसका x क्या है, 0,0, और ये जो m/4 है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, r/2,0, हाँ या ना? इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो कट आउट किया होगा, ये लेंथ होगा r/2, राइट? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1, तो बड़े वाले के लिए लिखो तो m/0, ये अंदर वाले के लिए लिखो तो प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है हमारा। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस mr/8 अपॉन 3m/4, तो ये क्या आ जाएगा, r/6 माइनस r/6। प्रतीक्षा देखो काफी सिंपल हुआ ये।
सर मेरा तो बहुत लंबा गया था। हाँ, ये सीधा आ गया अपना आंसर। तो हमने बस ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग निगेटिव मार्क्स बोल दिए, निगेटिव मार्क्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये निगेटिव मार्क्स है इतना का। ये हो गया अपना मेथड 1। ये मेथड 1 कितने लोग को समझ में नहीं आया? हैंड रेज करना। मेथड 1 कितने लोग को नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी को? ये अपना एनसीईआरटी ये तरीका नहीं बताया। एनसीईआरटी क्या बोला, इसको हम लोग ऐसा भी तो देख सकते हैं, मेथड 2। इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, प्रतीक्षा इंटीग्रेशन जो तुम की हो ना, वो हम लोग इंटीग्रेशन हमेशा अपना लास्ट मेथड रखेंगे, कभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे स्विच नहीं करेंगे। ओके अथर्व। ओके, अब तो दूसरा मेथड क्या समीशन किया। क्या? फिर इंटीग्रेशन नहीं, समीशन किया मैंने, सिग्मा लगा। अच्छा, समेशन किया, ठीक है। ओके, दूसरा मेथड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से ये मेरा रिमेनिंग फिगर है, ये ब्लू वाला। इस ब्लू वाले का सेंटर ऑफ मास लेट्स एज्यूम यहां से x डिस्टेंस पीछे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -x,0 ब्लू वाले का। और ये जो ग्रीन वाला है, इसका मास मुझे पता है m/4 और इसका कोऑर्डिनेट है r/2, 0। यहां तक कोई दिक्कत? ब्लू वाले का एज्यूम किया कि x डिस्टेंस पीछे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरा ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? अगर ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। तो फॉर्मूला लगाओ ब्लू वाले के लिए x, ब्लू वाले के लिए क्या लिखेंगे, 3m/4 इंटू -x प्लस ग्रीन वाले के लिए m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये क्या होना चाहिए ओरिजिन पे? यहां से सॉल्व करो, m गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहां से आ गया -3x/4 प्लस r/8 इक्वल टू 0, और यहां से आ गया 3x/4 इक्वल टू r/8 और x इक्वल टू r/6। दोनों में से जो मेथड यूज करना है, आयल से कि अगर तुम्हारा बोर्ड्स वाला एग्जाम हो रहा है तो ये मेथड यूज करो। व्हाट वाज x? अच्छा, जो अपना रिमेनिंग फिगर है ना, जो ब्लू वाला है, रिमेनिंग जो फिगर बचा था, उसका सेंटर ऑफ मास मैंने एज्यूम किया कि x डिस्टेंस पीछे है फ्रॉम द ओरिजिन। इसको मैं ओरिजिन डिफाइन कर रहा हूँ। डन? किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी भी दोनों में से कोई भी मेथड में?
ठीक है, तो तुम लोग किसी को कोई दिक्कत? तो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके या फिर दोनों से करके देखो सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, इस सॉलिड स्फीयर का मास 8m है एंड रेडियस इज r। इसमें से ओके, एक मिनट है, इसमें से मैंने एक सॉलिड स्फीयर कार्व आउट कर लिया, सॉलिड स्फीयर कार्व आउट कर लिया। तो बताना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर। जस्ट अ मिनट। हाँ अद्वित, इसका फाइंड करो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर। या फिर एक काम करो, रुको थोड़ा सा अलग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका रेडियस है r, मैंने यहाँ पे एक रेडियस r/4 का स्फीयर कट आउट कर दिया। अब बताना है क्या होगा सेंटर ऑफ मास। मास भी 64 हम लेना, कैलकुलेशन आसान होगा क्योंकि वो रेडियस चेंज किया है तो मास भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, एक आंसर है r/20, मोस्ट प्रोबेबली सही है, पता नहीं पर मुझे याद नहीं है आंसर। ओके, एक और आंसर आया r/20।
सर सॉरी गलत आंसर दे दिया। R by 84. Okay, दो आंसर आया R by 84. R by 84 स्फीयर बात के देखा. ओके, स्फीयर बात के देखा सर मतलब. सर मैं सर्कल अज्यूम कर रहा था, मैं स्फीयर वो देखा नहीं कि स्फीयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. तो इसका मास कितना आया? सर एक डाउट है हाँ, सर, इसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा क्या? z कोऑर्डिनेट. ओके, z कोऑर्डिनेट में क्या सीन बनेगा? इधर है तो z एक्सिस के अबाउट. एक मिनट, ये मेरा y है और z ऐसा है, बाहर की ओर आ रहा है. तो z में मेरा z कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा ना. प्रतीक्षा, z मेरा आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, लेट्स से. ठीक है, तो देखो जैसा z के ऊपर वाले में सिचुएशन है पॉजिटिव z में, वैसा ही क्या निगेटिव z में सिचुएशन है? आइडेंटिकल सिचुएशन है क्या? यस सर। तो फिर z में क्या होगा? z कभी 0 होगा. ठीक है, यस सर, समझी। ओके. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब का मास 64 m दिया हुआ है. तो ये जो हमने हटाया है इसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r बाई होल 4 का होल क्यूब. इतने का मास 64 m था, तो जो मैं हटाया उसका मास क्या हो गया? m. यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं. कौन सा मेथड आसान लगा था, मेथड 1 या मेथड 2? सर मेथड 2। सर 1 मेथड 1 2 जो भी. ठीक है, दोनों में से जो भी लगाओ. इसको अगर तुम मेथड 1 से सॉल्व करो तो इसको निगेटिव मास जैसा ट्रीट करो. तो m इंटू 0, सॉरी 64 m इंटू 0 पूरे का. जस्ट अ मिनट. पहले वाले का 64 m इंटू 0, और जो निगेटिव मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ से ये डिस्टेंस 3r/4. ये डिस्टेंस है r/4, तो r माइनस r/4 दैट इज 3r/4. तो प्लस निगेटिव मास m इंटू 3r/4 अपॉन टोटल मास. तो पहला वाला टर्म तो 0 ही हो गया, दूसरा वाला टर्म आ गया 3mr/4 इंटू 63. ये आ गया 21 विथ अ माइनस साइन, और ये आ गया माइनस एक m भी है, माइनस r/84. सिंपल सा है. दूसरा वाला भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट लिख दो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसे मान लो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग बोले थे ना कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। हमने ऐसा बताया था, F is dp by dt and if F external net F external is 0, तो इससे हम लोग का आया था dp by dt is equals to 0 और this implies momentum will remain constant। लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट मास है और मैं उस पूरे सिस्टम का बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कोलिजन हुआ, जैसे ये कोलिजन हुआ, एक से आके दूसरा टकराया, तो मैं अगर इन दोनों को, मान लो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है कोई भी? सर नहीं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा जब कोलाइड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे पे लगा रहा होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम इज कांस्टेंट। और बेसिकली यहाँ पर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास में? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज summation of mi ri upon summation of mi। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू mi का तो कोई मतलब ही नहीं है, समेशन ऑफ mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi। सिमिलरली हम लोग बोल, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi ai अपॉन समेशन ऑफ mi। So for example, 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ऊपर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। सिमिलरली ये 4 से ऊपर इधर और 3 से नीचे, ये 2 से लेफ्ट में और 4 से ऊपर। इसका मास है 1 kg, 2 kg, 3 kg। Find the velocity of center of mass of the three particle. Find the velocity of center of mass of the three particles. हाँ सर, ये नोट कर लो, फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये सॉल्व कर लो।
ओके एक्स तो ठीक है प्रतीक्षा, वाई वाला एक मिनट। ठीक है प्रतीक्षा, तुरंत सही है। सिंपल सा है, Vx लिखो सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा पहला 1 kg के लिए 1 into 2, 2 kg के लिए 2 into 4, 3 kg के लिए 3 into -2 अपॉन टोटल मास 1 + 2 + 3 that is 6। ये आ गया 2 + 8 10 -6 4/6 that is 2/3। Vx आ गया, सही है। और Vy आ जाएगा, Vy आ जाएगा 1 into 3 plus 2 into -3 plus 3 into 4 upon 6 that is 3 minus 6 minus 3 plus 12 9/6 that is 3/2। तो 2/3 in I cap plus 3/2 in J cap। सर मैंने इसको एक साथ करके किया, लाइक मैंने 2 आई कैप और प्लस 3 जे कैप को एक साथ कोई दिक्कत वेलोसिटी नहीं है। वेक्टर में ले ली। हाँ आंसर सेम आया होगा, हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन भी उतना ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके नेक्स्ट, बॉम्ब एक्सप्लोजन। जैसे मान लो ये एक बॉम्ब है, इसका मास है m, ये एक्सप्लोड कर गया। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन एक टुकड़ा है ऑफ मास m/4, ये इधर जा रहा है विद स्पीड v। एक टुकड़ा है अगेन ऑफ मास m/4, ये ऊपर जा रहा है विद स्पीड 2v। ये 3 टुकड़ा में टूटा है, एक 2 टुकड़ा का मास m/4 है, और तीसरा टुकड़ा पता नहीं कहाँ गया। तुमको बताना है कि तीसरा टुकड़ा किस डायरेक्शन में किस स्पीड से गया होगा। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द थर्ड पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर वेलोसिटी बता दोगे तो मिल ही जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, अच्छा हाँ ओके। अथर तुमको ये वाला स्लाइड लिखना था ना, यहाँ से स्टार्ट कर लो। अदर हो जाएगा तो बताना। ओके हाँ ओमकार। ओके ठीक है, बताना है मुझे वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। -v/2i माइनस वीजे। एक आंसर है -v/2i माइनस वीजे, -vi माइनस वीजे होल बाई 2। प्रतीक्षा सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता है,
क्योंकि एक v है और एक जो दूसरा पार्टिकल है वो 2v स्पीड से जा रहा है। एक आंसर है -v/2i -vj। ओके, देखते हैं यार, आंसर याद नहीं है। थर्ड पार्टिकल का मास क्या होगा? थर्ड पार्टिकल का मास m/2 M/2 और इसका वेलोसिटी कुछ भी एज्यूम कर लो, लेट्स से vx in i प्लस vy in j, ये वेलोसिटी मान लिया। तो क्या हमारे पास इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है। अब इनिशियल मोमेंटम जो था वो बॉम्ब जो था वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। हाँ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों 0 होगा, क्योंकि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले के लिए लिखो मोमेंटम, तो m/4 इंटू v, मैं x का लिख रहा हूँ along x मोमेंटम, m/4 इंटू v, इस m/4 का कोई मोमेंटम नहीं है, प्लस m/2 इंटू vx, दिस वुड बी इक्वल टू 0, और दिस implies vx is equals to v/2। कोई सर दिक्कत? -v/2। हाँ, -v/2। अरे, और अगर सिमिलरली हम लोग along y लिखे हैं तो m/4 इंटू 2v प्लस m/2 इंटू vy, दिस वुड बी 0, और दिस implies vy is equals to v आ जाएगा -v। तो इसका वेलोसिटी क्या आ गया थर्ड पार्टिकल का? -v/2 इन i प्लस -v इन j। सिंपल सा है। कोई दिक्कत? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी किया था। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए कराया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो जैसे यही मान लो मैंने बॉम्ब को फेंक दिया ऐसा, यहां से बॉम्ब को फेंका ऊपर, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होगा और ये कुछ यहाँ पर गिरने वाला था, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया और यहाँ गिरने वाला लेट्स से। लेकिन क्या हुआ, एट द हाईएस्ट पॉइंट ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया दो टुकड़े में, एक टुकड़ा m/2 मास का वापस रिट्रेस कर दिया। ओके, इसके बाद दिखाता हूँ। एक टुकड़ा m/2 का वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, तो दूसरा टुकड़ा का पाथ कैसा होगा? ए, बी या सी? एक बॉम्ब था m, वो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड किया दो टुकड़े में, m/2 ईच। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन एक रिट्रेस कर लिया, ये वाला रिट्रेस इट्स पाथ, और दूसरा वाला आगे चला गया, तो उसका मोशन कैसा होगा? ए बी सी, पार्थ कुछ ही सही है।
प्रतीक्षा नहीं, चैतल नहीं, स्मिथ नहीं, अभिजीत नहीं, हर्ष नहीं। क्यों इसमें क्या गड़बड़ हुआ है? सही है सोनल। अनया सही है। ये देखो ए होगा, ठीक है अभिजीत। जस्ट हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो इसको मैंने v स्पीड से फेंका था, सच दैट ये एंगल था थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस पार्टिकल का स्पीड क्या था, m कैपिटल M, लेट्स से टोटल मास m है, तो इसका स्पीड क्या होगा, v cos थीटा। थीटा। ओके, अब एक जो m/2 टुकड़ा रिट्रेस किया है उसका स्पीड क्या रहा होगा, अगर वो रिट्रेस पाथ किया है तो उसका स्पीड क्या रहा होगा उस पॉइंट पे, -3 cos थीटा। -v cos थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m into v cos थीटा जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन नहीं, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। और आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल है m/2, वो रिट्रेस किया तो उसका स्पीड रहेगा -v cos थीटा, और दूसरा पार्टिकल है उसका स्पीड पता नहीं, तो उसका स्पीड क्या आ जाएगा, 3 क्या आ रहा है, m कैंसिल, v cos थीटा प्लस v cos थीटा बाई 2, 3v cos थीटा बाई 3v cos थीटा आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब सबको क्लियर होगा कि उसका पाथ ए होगा, बी या सी नहीं होगा। अब तुमको बताना है कि अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x का वैल्यू क्या होगा। इन टर्म्स ऑफ r, सर ब्लू एरो को बताना। हाँ वो ब्लू जो x लेंथ है ना उसका वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ r। ओके। 9r नहीं वेदांत, सही है पार्थ। तरुण नहीं, अभिजीत नहीं, चैतल सही है। अच्छा r का वैल्यू क्या होगा, ये जो मेरा r है इसका वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब यहां से यहां देखो, यहाँ पे इसका स्पीड जो थर्ड पार्टिकल है उसका स्पीड हो चुका है 3v cos थीटा, और टाइम कितना है इसके पास, ये डिस्टेंस हो गया r/2, और उस पार्टिकल के पास टाइम कितना है, u sin थीटा बाई g, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं वेदांत, ये आएगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 3u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, हाँ या ना, दैट इज 3r/2। तो टोटल x का वैल्यू क्या आएगा, 3r/2 प्लस, नहीं वेदांत, x का वैल्यू क्या आया, 3r/2 प्लस r/2, दैट इज 2r।
एक बार चेक करो सब लोग। सर मैंने वो जो टॉप पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसी से किया। हाँ, उससे तो भी तुम बोल सकते हो कि वो r/2 था, तो इसका वेलोसिटी 3 टाइम्स हो चुका है, तो वो डिस्टेंस 3r/2 होगा। हाँ कर सर। सकते हो। इनफैक्ट इससे और भी एक बेटर मेथड है। इसमें किसी को कोई डाउट इस मेथड में? एक और वो मेथड डिस्कस 9 कर। नहीं होना चाहिए 9 क्यों होना चाहिए? कहाँ पे 9 होना चाहिए? सर। वो 3u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का जी। तो वो 9 कैसे हो गया? एक मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने sin 2 थीटा लिख दिया, तो वो 3u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g बनेगा ना। हाँ सर। ठीक है। इनफैक्ट इससे बेटर तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग ये देखो, सेंटर ऑफ मास को कहाँ गिरना था? सेंटर ऑफ मास का बात करो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहना चाहिए एट ए डिस्टेंस r,0, हाँ या ना? राइट। एक है m/2, लेट से ये x है, सर तो इन समझा। हाँ खत्म। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होना चाहिए? r पे। तो m/2 इंटू 0 प्लस m/2 इंटू x अपॉन m शुड बी r। यहाँ से क्या आ जाएगा? m x/2 इक्वल टू r, और x इक्वल टू 2 डायरेक्टली आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। सर आप एक बार रिपीट करेंगे? हाँ प्रतीक्षा, तो जैसे ये देखो, हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, मतलब जो पहले लग रहा था mg है वो mg तो है ही, उसके अलावा बात करो तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, मतलब ये जो दो पार्टिकल ब्रेक हुआ, दो पार्टिकल में जो ये ब्रेक हुआ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यही पाथ फॉलो करता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं। राइट प्रतीक्षा? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास में मुझे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां पर आना था r पे वहीं पर आएगा। यस सर, समझ गई बाकी। बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना था। डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हमने जब सर्कुलर मोशन डिफाइन किया था तो वहां पर हम लोग कुछ टर्म देखे थे, जैसे हमारे पास जो रिलेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को हमने थीटा से रिप्लेस किया था, एंगल जितना घुमा, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और इसको हमने रिप्लेस किया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला था हमारे पास u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इसका भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा/2 इंटू 2n-1। ये हम लोगों ने किया था, याद है सबको? Just theta is angle rotated, omega is angular velocity, angle rotated per unit time, omega naught is initial angular velocity, alpha is angular acceleration, alpha is angular acceleration। ये सारी चीज हम लोग देख चुके थे। n is nth second,
अगर मान लो 5th तक तुमसे ऐसा पूछा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड टिल 5 सेकंड्स, दोनों में डिफरेंस है अद्वैत। तो जैसे मान लो 0 से लेके 5 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये वो डिस्टेंस ट्रैवल टिल 5 सेकंड। लेकिन मान लो 1 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 4 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 5 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड तो ये होगा ना, ठीक है, S5 माइनस S4। और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था S5 माइनस S4 करके। तो इस चैप्टर में अपना आगे उस चीज का एप्लीकेशन रहेगा, ये सारे इक्वेशंस का। उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज टॉर्क। टॉर्क हमने शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था, जस्ट स्टार्ट किया था, गेट खोलने वाला एग्जांपल। नेक्स्ट हेडिंग दो, टॉर्क। एक्चुअल में ये अलग चैप्टर में है, बट एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में मेंशन किया है। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको डिफाइन कैसे किया गया है टॉर्क को? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर टू स्पेस डिस्टेंस। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है पर्थ, तो वेक्टर को हम लोग सही से डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग, ये वाला जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा सकते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे किए होगे बचपन में कुछ ऐसा कुछ काम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसको AOR से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। अब क्या मैं इसको कहीं भी फोर्स लगाऊं तो ये घूमेगा क्या? अगर मैं इसको इधर खींचूं तो क्या ये घूमेगा? सीधा ऐसे खींच रहा हूं बस पकड़ के, आगे नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो हम लोग जैसे मोशन के लिए, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं, तो हम लोग को मोशन स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड था। वैसे ही टू स्टार्ट ए रोटेटरी मोशन वी नीड ए टॉर्क। टू स्टार्ट ए रोटेटरी मोशन मतलब किसी भी चीज को घुमाना है, वी नीड ए टॉर्क। अब टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर F फोर्स लगा रहा हूँ और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये, लेट्स से दिस इज R वेक्टर। तो हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज R क्रॉस F। ठीक है, पर S क्रॉस R नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्शन गलत हो जाएगा। ओके। टॉर्क इज R क्रॉस F, और इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से आर वेक्टर हम लोग कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? जो हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से हम लोग आर वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। आर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टेल जो है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, और हेड जो है वो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे है। तो आर वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे राइट हैंड, और फिंगर्स को एफ की तरफ फोल्ड करेंगे, थंब जो होगा वो हम लोग को टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ये क्लियर है सबको, क्रॉस प्रोडक्ट वाला? डन।
तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि टॉर्क का कैसे हमें देखना है. जस्ट अ मिनट. ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये डिस्क है, ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. मतलब एक एक्सिस है जो इनटू द प्लेन जा रहा है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. इसका रेडियस है 5 मीटर. इस पे मैं एक यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का. बताना है मैं कितना टॉर्क लगा रहा हूँ और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा. टेंजेंशियल फोर्स है. कितना टॉर्क आएगा यहाँ पे 50. ओके 50 न्यूटन इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड नहीं, पार्थ इनटू द प्लेन. ठीक है, तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. तो ये आएगा मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा. तो मॉड ऑफ आर इज 5, मॉड ऑफ एफ इज 10 इनटू दोनों के बीच का एंगल है 90. 90 तो ये आ गया 15. और इसका वो क्या होगा यूनिट, न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. आर का मीटर हो गया, एफ का न्यूटन हो गया. तो न्यूटन मीटर और इनटू द प्लेन. सिंपल सा है. बस मुझे आर वेक्टर देखना है, एफ वेक्टर देखना है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. मनीष ये मिलेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे पूरा, वो तुमको डायग्राम से एक्सप्लेन करना होगा. Okay, next question. Find the net torque acting on the system. Again, axis of rotation यही है. Into the ये वाला बाहर से अंदर की ओर जो जा रहा है. यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन. इधर मैं लगा रहा हूँ 20 न्यूटन एट एन एंगल 30 डिग्री. एक फोर्स सेंटर की तरफ लगा रहा हूँ 50 न्यूटन. एक सेंटर से दूर लगा रहा हूँ 100 न्यूटन. एक फोर्स इधर की ओर लगा रहा हूँ 20 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री. और एक फोर्स यहाँ से इधर लगा रहा हूँ 30 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री. बताना नेट टॉर्क कितना है. फाइंड द नेट टॉर्क. Sir, radius. रेडियस रेडियस ले लो 5 मीटर. रेडियस इज 5 मीटर.
आया आंसर? हंड्रेड माइनस 25√3 एक आंसर आया। ओके, इंडिविजुअली निकालते जाते हैं। ए वाले का कारण कितना होगा? 50 into the plane, 50 into the plane। बी वाले के कारण उसका भी 50 है। 20 cos 60 into 5। 20 cos 60 into 5, ठीक है, बात तो वही हो गया 50। ये भी into the plane। अब देखो ये r वेक्टर इधर है और f वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो हमारे पास आएगा mod r mod f into sin 30। तो ये आ गया 50। और डायरेक्शन r की तरफ हाथ रखो, f की तरफ फोल्ड करो, तो ये into the plane आ गया। c वाले के कारण 0 0, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच का? 0 नहीं बन रहा है, 180 बन रहा है, 180 बन रहा है। डी वाले के कारण 0, एंगल कितना बन रहा है? 0। ई वाले के कारण ओके, mod r mod f। r वेक्टर का डायरेक्शन ये है, f वेक्टर का ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। cos 120 इज -half। तो ये आ गया 100/2। कितना आ रहा है तुम लोग का? सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? ठीक है। ये है, ठीक है। तो अब डायरेक्शन इसका भी क्या है? मतलब -50 हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन इसका भी किधर जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हाँ, sin 120 आएगा यहाँ पे, वही मैं सोच रहा हूँ। इंटू sin 120 mod r mod f into sin 120। sin 120 is sin 60, that is √3/2, that is 100 into √3/2, that is 50√3। और इसका भी डायरेक्शन किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन। और f वाले का r वेक्टर का डायरेक्शन ये है, f वेक्टर का ये, दोनों बीच का एंगल 60 डिग्री। तो 5 into 30 into sin 60, that is √3/2। और इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, तो 75√3 आउट ऑफ द प्लेन। अब सबको इनटू द प्लेन को एक साथ ऐड करो, आउट ऑफ द प्लेन को एक साथ ऐड कर लो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में? कोई डाउट? सब कुछ समझ में आया आज?
ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क कंटिन्यू करेंगे और फिर अपना चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर अभी जो स्टार्ट किया उन्होंने टॉर्क, ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन में से है अपने जेई सिलेबस के या फिर अपने बोर्ड सिलेबस के, 11 12 दोनों मिला लो, तो ध्यान से क्लास मिस मत करना। ओके किसी को कोई डाउट?